नमस्कार मित्रों, मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है। मैं लंदन से आपसे मुखातिब हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। दरअसल सच तो ये है कि कुछ अर्सा पहले मैंने फ़ेसबुक पर ये घोषणा कर दी थी कि मैं फ़ेसबुक लाइव करना बंद कर रहा हूँ। मगर फ़िरोज़ हमारे छोटे भाई जैसे हैं, तो अपने हक का इस्तेमाल किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, आपको आना है और वाङ्मय पत्रिका के पाठकों से और अपने प्यार करने वाले, चाहने वाले पाठकों से बातचीत करनी है। तो लीजिए, मैं हाज़िर हूँ आपके सामने और आज बातचीत शुरू करेंगे। आज का विषय मुझे फ़िरोज़ ने दिया है, प्रवासी साहित्य दशा और दिशा। अ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है और मैं सबको नमस्कार करता हूँ। बातचीत शुरू करता हूँ। बात ये है कि हिंदी साहित्य में एक बड़ा फ़ॉल्स नोशन रहा कि प्रवासी साहित्य क्या है? और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में और साहित्यिक क्षेत्रों में अभिमन्यु अनंत को एक प्रवासी लेखक के तौर पे पेश किया गया और कहा गया कि अभिमन्यु अनंत एक प्रवासी लेखक है। मेरा मानना ये है कि अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, राज हीरामन, इन सब का जन्म हुआ मॉरिशस में। तो ज़ाहिर है कि इनका बचपन वहाँ बीता, इनके सारे दोस्त वहाँ थे, इनकी पढ़ाई वहाँ हुई। तो ये कहना कि ये प्रवासी हैं, ये प्रवासी शब्द का गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ये लोग मॉरिशस के हिंदी साहित्यकार हैं और इन्हें वही मानना भी चाहिए हमें, क्योंकि इन लोगों ने प्रवास की पीड़ा सही नहीं। क्योंकि प्रवास चाहे हम अपनी मर्जी से करें, चाहे ज़बरदस्ती हमें करवाया जाए, जैसे 1947 में कुछ लोग प्रवासी शरणार्थी बन के, जो अब पाकिस्तान है, वहाँ से भारत आए, कुछ भारत से उठ के पाकिस्तान गए। तो ये जो प्रवास था, ये फ़ोर्स्ड था, ज़बरदस्ती उन्हें कहा गया कि आप यहाँ से उठिए और वहाँ जाके बसिए। लेकिन उससे पहले, उसके बाद, उससे काफ़ी पहले कुछ गिरमिटिया लोग थे जिनको ज़बरदस्ती एग्रीमेंट के तहत मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनिडाद वगैरह देशों में बसाया गया एक मज़दूर के तौर पे। वो लोग प्रवासी थे क्योंकि वो लोग भारत छोड़कर उन देशों में जाके बसे थे करीब 150 160 साल पहले। लेकिन उनकी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, जो उनकी चौथी पीढ़ी है, वो प्रवासी नहीं है। आज का जो प्रवासी लेखन है मेरे हिसाब से, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हो रहा है, जैसे ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, गल्फ, जो खाड़ी देश हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, इन देशों में जो लेखन हिंदी का हो रहा है, उसे हम प्रवासी साहित्य कह सकते हैं। हालाँकि मेरी एक मुहिम रही है, मैं कहता रहा हूँ कि साहित्यकार तो प्रवासी हो सकता है, हम भला साहित्य को प्रवासी क्यों कहते हैं? मगर अब बात ये है कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में प्रवासी एकेडमिक स्तर पे जुड़ गया है और हिंदी साहित्य में भी जैसे अलग-अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। एक दलित साहित्य है, नारी विमर्श है, आदिवासी विमर्श है। इसी तरह से अब एक प्रवासी विमर्श, विमर्श तो नहीं कहेंगे, प्रवासी साहित्य है, क्योंकि विमर्श जैसी चीज़ प्रवासी साहित्य में एज़ सच है नहीं। तो एक बात और ध्यान देने लायक है कि भारत में भी जो लोग हिंदी साहित्य रच रहे हैं, उन सब का जन्म उन शहरों में नहीं हुआ जहाँ रह के वो हिंदी साहित्य रच रहे हैं। जैसे कोई आज़मगढ़ से उठ के बॉम्बे चला आता है, कोई लुधियाना से उठ के दिल्ली चला आता है, कोई अ,
जयपुर से कलकत्ता चला जाता है, कोई मद्रास चला जाता है, कोई बैंगलोर चला जाता है और वो वहाँ रह के हिंदी साहित्य रच रहे हैं, उनका जन्म वहाँ नहीं हुआ है। तो उनका भी जो थॉट प्रोसेस है, वो किसी प्रवासी से कम नहीं है। वो अंतर्राज्यीय प्रवासी हैं, जो अपनी जड़ों से कट के किसी बड़े शहर में जाके रहते हैं और उनके परिवार वाले भी ठीक वैसे ही उनको याद करते हैं, मिस करते हैं। ये लोग भी नए शहरों में जाके अपनी जड़ें जमाते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवासी हैं, जो कोशिश करके अपने आप को नए माहौल में, नई भाषा, नए खान-पान के साथ एडजस्ट करते हैं। तो आज का जो लेखन है, जिसे हम प्रवासी साहित्य कहते हैं, वो अगर सीरियसली देखें, तो करीब 25 एक साल का समय है। उससे पहले छुटपुट लेखन था, मगर जो गंभीर साहित्यिक रचनाक्रम हमारे सामने है, जिसे हम प्रवासी साहित्य के तौर पे लोगों के सामने पेश करते हैं, वो करीब 25 एक साल का साहित्य है और उसमें भी अगर हम अमेरिका की सुषम बेदी को छोड़ दें, क्योंकि मैं उषा प्रेमवदा जी को तो काफ़ी देर हो गई हालाँकि अमेरिका गए, मैं उनको शुरू से प्रवासी साहित्यकार नहीं मान पाता था क्योंकि उनके 55 खंबे, लाल दीवारें और वापसी जैसी रचनाएँ उनके प्रवासी होने से पहले लिखी गई थी। मगर अब क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके भी 2-3 उपन्यास लिखे हैं, तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में 1999 तक किसी भी प्रवासी लेखक का अपना कहानी संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था। तो उषा राजे सक्सेना ने एक मिट्टी की सुगंध नाम से एक संग्रह निकाला था, जिसमें अलग-अलग कहानीकारों की कहानियां लेकर एक संग्रह तैयार हुआ। तो यानी कि 1999 का मतलब है कि 21 साल पहले तक किसी प्रवासी साहित्यकार का अपना कहानी संग्रह प्रकाशित नहीं था। अब आज की स्थिति ये है कि अमेरिका में, कनाडा में, भारत में, ब्रिटेन में, यूरोप में हमारे पास काफ़ी अच्छे कथाकार हैं, जिन्होंने लगातार निरंतर अच्छी कहानियाँ और उपन्यास भी हमें दिए हैं। दरअसल मैं अभी भी मानता हूँ कि उपन्यास लिखने के लिए जो समग्र अ, फ़ोकस चाहिए, प्रवासियों के पास शायद उतना समय होता नहीं है। वो जिस तरह की नौकरी करते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, मगर आज हमारे पास प्रवासी उपन्यासकारों में उषा प्रियंवदा, सुषम बेदी, प्रतिभा डावर। प्रतिभा डावर ने 2 बहुत पॉपुलर उपन्यास लिखे थे, जो राजकमल से प्रकाशित हुए थे, ब्रिटेन में रहती थीं। भारतेंदु विमल, नीना पॉल, नरेश भारतीय, अर्चना पेन्युली, सुदर्शन प्रियदर्शनी, दिव्या माथुर और अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है सुधा ओम ढींगरा, पुष्पिता अवस्थी, हंसादीप, इन सब लोगों ने उपन्यास लिखे हैं। अब देखिए कि कथा साहित्य में उपन्यास विधा अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप हर जगह अपनी जगह बना रही है। तो हमें ये देखना है कि इन लोगों के जो थीम है, इन लोगों का जो लेखन है, वो भारत के लेखन से कैसे अलग है। अब भारत में क्योंकि जो साहित्य है पिछले 30-35 सालों से, वो एक विशेष विचारधारा के दबाव में लिखा जा रहा था। एक राजनीतिक दबाव, एक राजनीतिक विचारधारा का दबाव, जिसमें मजदूर, किसान, भ्रष्टाचार, आक्रोश, ये सब कविताओं में भी था और ये सब कहानियों में भी था, उपन्यासों में भी था। और ये मान लिया जाता था कि जो व्यक्ति इस विचारधारा से अलग हट के कुछ लिखेगा, वो
साहित्यकार नहीं माना जाएगा। अब प्रवासी लेखकों के पास ऐसा कोई दबाव नहीं है। प्रवासी लेखकों के अपने अलग अनुभव हैं। वो जब भारत से यहाँ आके सेटल हुए 60s में ब्रिटेन वगैरह में, तो वो एक अलग किस्म का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा उन्होंने। उन्होंने देखा कि अगर वो बस में एक सीट पर बैठे हैं और एक गोरा अगर खड़ा है, तो वो बस में उनके साथ आके नहीं बैठता। ब्रिटेन के लेखकों का जो अनुभव है, वो अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों से थोड़ा अलग इसलिए है कि ब्रिटेन ने बहुत लंबे अरसे तक भारत पर राज किया और वहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी और यहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी ये लिखा रहता था कि भारतीय और कुत्ते इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते। अब हम लोग ऐसे देश में आके बसे थे जहां भारतीयों के लिए एक ऐसी कठोर सोच थी जो अन्य देशों में नहीं थी, क्योंकि अमेरिका में वहां का कोई ओरिजिनल नहीं है। जो रेड इंडियंस थे उनको भगा के निकाल के यूरोप के लोगों ने ही अमेरिका को बसाया। तो अमेरिका में जितने लोग हैं सब प्रवासी हैं। वहां का जो ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, जो गुलामी की परंपरा थी, वो समस्याएं थी। मगर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस को यहाँ ब्रिटेन में मिलता था, वो ना तो यूरोप में मिलता था और ना ही अमेरिका और कनाडा में। इसलिए इन देशों के जो साहित्य हैं, इनमें थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखाई देगा एटीट्यूड का, थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देगा अनुभवों का। अब सुधा ओम ढींगरा की एक कहानी है, कौन जमीन अपनी, और एक और कहानी है, सूरज कहाँ निकलता है। ये दो कहानियां बिल्कुल दो अलग थीम्स की हैं। वो आपको बताती हैं कि कैसे जो गरीब काले लोग हैं अमेरिका में, वो किस तरह का जीवन जीने को अभिशप्त है। वो लगभग घीसू और माधव की तरह का जीवन उन सड़कों पे जी रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अमेरिका में लोग सेटल्ड हैं, वो जब अपने घर वापस जाते हैं पंजाब में, तो किस तरह उनके आने से एक अजीब किस्म की दुश्मनी उनके रिश्तेदारों में के दिलों में आती है और कैसे वो प्रवासी लोग जान बचा के भागते हैं। तो अब देखिए, एक प्रवासी लेखक है जिसने ये डेवलप किया है अपने आप को। एक तरफ प्रवासी का भारतीयों के साथ क्या संघर्ष है, क्या रिश्ता है। दूसरी तरफ ये समझ कि जो मेरे अपने अपनाए हुए देश अमेरिका के लोग हैं, उनके क्या संघर्ष है। तो प्रवासी जो लेखन है, मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में, अपने हर लेख में इस बात को बार बार अंडरलाइन करता हूं कि क्योंकि हम प्रवासी लेखक केवल पहली पीढ़ी के प्रवासी को ही मानते हैं जिसने प्रवास की पीड़ा झेली है, तो वो जब पहले पहल आता है अपने नए देश में, अपनाए हुए देश में, तो वो उस देश के लिए अभी अजनबी है। उसके अनुभव सारे अपनी जड़ों से हैं, उस शहर से, उस गांव से, उन गलियों से जिन्हें वो छोड़ के आया है। तो वो उन्हें बाकायदा याद करता है, मिस करता है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर एक आदमी आजमगढ़ से बॉम्बे आके अपने गांव को याद करता है, अपनी गलियों को याद करता है, तो जो आदमी दिल्ली से या लखनऊ से या अमृतसर से लंदन या अमेरिका या कनाडा आएगा, वो अपनी उन गलियों को कैसे भूल सकता है। तो जो उसका शुरुआती लेखन है, वो उसी चीज को लेके होगा जो अनुभव उसके उस समय तक है जब उसने वो पुराना देश छोड़ा, जो अपनी जन्मभूमि छोड़ी।
उस तरह के लेखन में नॉस्टैल्जिया एक बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग है कि मैं उसे याद कर रहा हूँ, मैं उन पलों को जी रहा हूँ, मैं उन पलों से बता रहा हूँ कि वो कैसा मेरा जीवन था, कैसे लोग थे, कैसे रिश्ते थे। वो सब हमारी कहानियों में आएगा। फिर दूसरा जो स्टेज है, दूसरी स्टेज जो है, वो हमारे निर्मल निर्मल वर्मा की है कि वो लंदन को देखते हैं एक बाहरी व्यक्ति की तरह और वो उसे समझने की कोशिश करते हैं। उनके लिए एक कौतुक है। वो जानना चाहते हैं इस देश में लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के रीति-रिवाज क्या है, यहाँ कैसे हमें ट्रीट मिलता है, या कैसा हमारा संघर्ष है, किस तरह से हमें यहाँ के लोकल आदमी से 5 गुना ज़्यादा बेहतर होना पड़ता है, उसी के बराबर की नौकरी लेने के लिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक व्यक्ति एक नौकरी के लिए अप्लाई करता है और वो अपना नाम अहमद रखता है, जो उसका असली नाम है। उसे जवाब नहीं आता और फिर वो उसी नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन एडम के नाम से भेजता है और उसे जवाब आ जाता है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक लेखक को समझ में आता है कि ये बाकायदा प्लान्ड और सोचा-समझा डिस्क्रिमिनेशन है। ये फिर हमारे लेखन में आना शुरू होता है। इस स्टेज में एक समस्या ये होती है कि हम सूचनात्मक काफ़ी लिखते हैं। हमारे लेखन में एक पंक्ति आएगी, भाई इंग्लैंड में तो ऐसा होता है, इंग्लैंड में तो वैसा होता है, अमेरिका में तो देखिए ये है, भारत में नौकरानी ऐसे मिलती है, अमेरिका में इस तरह होता है। ये जो लेखन है दूसरी स्टेज का, ये भारत के पाठकों को हमारे अपनाए हुए देश के बारे में सूचना देता है कि हम जो नई जिंदगी जी रहे हैं, वो किस तरह की है। अब उसके बाद आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज जो होती है, वो एक्चुअली किसी भी लेखक को संपूर्ण लेखक बनाती है और वो है कि वो अपने अपनाए हुए देश के बारे में ठीक वैसे ही लिखता है जैसे कि वो अपने छोड़े हुए देश के बारे में पूरी अथॉरिटी से लिखता था। आज उसके कैरेक्टर अंग्रेज भी हो सकते हैं, आज उसके कैरेक्टर काले भी हो सकते हैं, आज उसके कैरेक्टर इंडियंस भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मगर उसका जो लेखन है वो बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कि वो कोई अंग्रेज अपने समाज के बारे में लिख रहा है। अब आज वो भारत का हिंदी लेखक ना होके ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा का हिंदी लेखक हो जाता है। वो हिंदी साहित्य में नए थीम जोड़ता है। मैं ज़किया जी की एक कहानी है, ज़किया ज़ुबैरी जी की सांकल, वो एक बड़ी खूबसूरत कहानी है कि एक माँ अपने बच्चे को पाल रही है। माँ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट है, बेटा जो है वो अ, यहीं पैदा हुआ है और बड़ा हुआ है। किस तरह से रिश्तों में इस तरह अ, गिरावट आती है, इस तरह से बच्चे का जो लालन-पालन है, वो यहाँ के हिसाब से हो जाता है कि जो टेंशन घर में है, जो हालात गुज़रते हैं, माँ को ये डर लगता है कि रात को ये बच्चा कहीं मेरी हत्या ना कर दे, इस गुस्से में। और वो नहीं चाहती कि उसका बेटा इस हत्या के चक्कर में फंसे, तो वो रात को अपने बेडरूम के दरवाजे की सांकल बंद कर देती है। जब वो सांकल बंद करती है, तो ये सांकल एक सिंबल है रिश्तों पर दरवाजे बंद करने का, कि ये जो नई अपनाई हुई सभ्यता, जो नया अपनाया हुआ हमारा देश है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो जो आज का साहित्य है, वो थर्ड स्टेज का साहित्य है। वो बहुत आगे जा चुका है, निकल चुका है। वो बताता है कि आज का जो लेखक है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि प्रवासी साहित्यकार वही बनेंगे जो भारत से दूसरे देशों में प्रवास करते रहेंगे।
अब जो नया प्रवासी आया है, उसके लिए ये बहुत आवश्यक होगा कि जो पहले प्रवासी साहित्य लिखा जा चुका है, वो उसको ज़रूर पढ़े। अगर वो उसको नहीं पढ़ेगा, तो वो उसी तरह से नॉस्टैल्जिक होके लिखेगा, उसी तरह से उसकी दूसरी स्टेज आएगी, उसी तरह से उसकी तीसरी स्टेज आएगी। तो हर बार प्रवासी साहित्य में पहिया आविष्कार होता रहेगा, जबकि प्रवासी साहित्य पहिए से बहुत आगे हवाई जहाज तक पहुंच गया है। आज हमारे जो लेखक रचना कर रहे हैं, वो इन सब स्टेजों से निकल के वहां पहुंच गए हैं जहां वो हिंदी साहित्य में नए थीम जोड़ रहे हैं, नए थीम ऐड कर रहे हैं। और इसलिए बहुत मुश्किल हमारे आलोचकों को होती है कि जो आलोचक हमेशा किसान और मजदूर की कहानियों की आलोचना करते रहे, जो आलोचक केवल एक विचारधारा के तहत साहित्य को पढ़ के उसकी आलोचना समीक्षा करते रहे, उनको हमारा साहित्य जो है, क्योंकि अब हम बिल्कुल एक नई दुनिया उनके सामने पेश कर रहे हैं। आज हमारी दुनिया जो है, वो एक अलग दुनिया है, जिस दुनिया को हमने अपने हिंदी के पाठक के सामने परोसा है। तो उसे समझने के लिए आज ये भी जरूरी होगा कि जैसे हमारे पुराने आलोचक भारत की एक परंपरा के लेखकों को पढ़ते थे, ठीक उसी तरह वो प्रवासी लेखकों की परंपरा को भी पढ़ना शुरू करें। उन्हें पता चले कि जो प्रवासी लेखक अब आज लिख रहे हैं, उन्होंने कितना नया हिंदी साहित्य को दिया है। प्रवासी लेखकों में कवियों की भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, संस्मरणों की भी बहुत अच्छी भूमिका है। हमारे एक मित्र हैं सुमन कुमार घई, जो कनाडा में रहते हैं। उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है सुबह 7:30 बजे। बड़ी प्यारी सेंसिटिव सी कहानी है। उस कहानी में वो दिखाते हैं कि किस तरह जब सत्ता परिवर्तन होता है, तो कैसे रोल बदल जाते हैं। कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में बहुत जल्दी जल्दी कई बार लोगों की नौकरी छूट जाती है, रिडंडेंट हो जाते हैं लोग। तो घई साहब दिखाते हैं कि उनका जो कैरेक्टर है वो रिडंडेंट हुआ है और पत्नी की नौकरी चल रही है। कैसे किरदार बदल गया है कि अब घई साहब की कहानी का जो पुरुष है, वो सवेरे उठ के 7:30 बजे से पहले अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाता है, बेड टी बनाता है, उसको खिला पिला के तैयार करके भेजता है और पूछता है कि रात को खाने में क्या खाओगी। तो ये जो सोच है, ये सोच हिंदी कहानी को कुछ नए आयाम देती है, बताती है। मैंने कुछ अरसा पहले एक किताब का संपादन किया था, आपको दिखाएंगे। इसका नाम है देशांतर। ये दिल्ली हिंदी अकादमी ने छापी थी और इसमें मैंने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, हर जगह के लेखकों को लिया था। इसमें अमेरिका से सुषम बेदी की कलश, सुधा ओम ढींगरा की सूरज क्यों निकलता है, उमेश अग्निहोत्री लव बर्ड्स, पुष्पा सक्सेना दूरियों का साथ, अनिल प्रभा कुमार मैं रमा नहीं हूं, अमरेंद्र कुमार चिड़िया, सुदर्शन प्रियदर्शनी अखबार वाला, और कनाडा से स्नेह ठाकुर प्रथम डेट, और सुमन कुमार घई की सुबह 7:30 से पहले। उसके बाद हमने खाड़ी देशों से कृष्ण बिहारी कोई मजहब कोई कानून नहीं, पूर्णिमा वर्मन फुटबॉल, यूरोप से अर्चना पेन्युली हाईवे 47, और बाकी ब्रिटेन से हैं डॉक्टर गौतम सचदेव जीरे वाला गुड़, उषा राजे सक्सेना वह रात, महेंद्र दवेसर दीपक सोना लाने पी गए, शैल अग्रवाल भय, अचला शर्मा मेहरचंद की दुआ, उषा वर्मा उसकी जमीन, दिव्या माथुर फिक्र, डॉक्टर पद्मेश गुप्त तिरस्कार, नीना पॉल आखिरी गीत, जकिया जुबेरी सांकल, और तेजेंद्र शर्मा
कब्र का मुनाफा। इसमें 23 कहानियां हमने ली और मैंने एक लंबी सी इंट्रोडक्शन इस किताब के लिए लिखी। और ये किताब मुझे लगता है किसी भी विद्यार्थी शोधार्थी के लिए आवश्यक है। यदि वो प्रवासी साहित्य के कथा साहित्य में थोड़ी रुचि रखता है तो ये किताब उनके लिए पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि इस किताब के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया कि हर जगह की जो बिरयानी है उसके चावल इसमें जोड़ दूं, ताकि सबको पता चले कि हर देश का जो प्रवासी हिंदी लेखक है वो अपनी कहानियों में किस तरह अपने अपनाए हुए देश की समस्याओं को पिरो रहा है। अब वो स्थिति नहीं है कि हम इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा में रह के भारत के बारे में लिखें। अब हम यहाँ के बारे में लिखते हैं। और अर्चना पैन्यूली का बहुत अच्छा उपन्यास है, वेयर डू आई बिलोंग। वो एक सवाल है जो हम सब प्रवासियों के लिए वाजिब सवाल है कि ये एक ऐसी स्थिति है, ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ कि वहां का रहने वाला हूँ, एक पाँव यहाँ है एक पाँव वहां है। ये समस्या अर्चना पैनुली बहुत अच्छी तरह से डील करती है। तो ये आप देखिए कि हमारे जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीयतर साहित्यकार हैं वो केवल आपसे रिजर्वेशन कोटा नहीं मांगते। वो ये नहीं कहते कि हमें कोई कोटा चाहिए। देखिए, दलित साहित्य के जो पैरोकार हैं वो कहते हैं कि हम दलित साहित्य लिख रहे हैं। जो नारी विमर्श कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम नारी विमर्श कर रहे हैं। किसी भी प्रवासी कथाकार ने ये नहीं कहा कि मैं प्रवासी कहानी लिख रहा हूं। ये हम पे आपने थोपा है। आपने हमें बताया है कि हम प्रवासी साहित्यकार हैं। हमें नहीं पता था। हमें पता था कि हम हिंदी लिखते हैं, हम हिंदी की कहानी लिखते हैं। क्योंकि मैं किसी भी ऐसे भारतीयतर कथाकार को, साहित्यकार को नहीं जानता जो सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता करे और बैठे और आके कंप्यूटर पे कहे भाई मैं आज एक प्रवासी कहानी लिखूंगा। ऐसा कोई नहीं करता। कोई प्रवासी कहानी नहीं लिखता, कोई प्रवासी कविता नहीं लिखता। हम सब केवल और केवल कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं। हम उसमें कहीं ये नहीं कहते कि हम कोई प्रवासी साहित्य रचने जा रहे हैं। ये नाम हमें आपने दिया। आप हमारा थैंक्स करिए कि हमने उसे स्वीकार कर लिया। हमने कहा भाई देखो, पहले हमने खूब लड़ाई की। मैं हर साल भारत से ब्रिटेन से उठ के भारत जाता था, एक सम्मेलन करता था, वहां शोर मचाता था। राजेंद्र यादव को, अशोक वाजपेयी को, नामवर सिंह को, सबको इकट्ठे करके इनवाइट करता था और कहता था हमें प्रवासी कहना बंद कीजिए। तो उनका कहना था भाई अब तो तुम्हारा नाम हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम अपने साहित्य को प्रेजेंट करो लोगों के सामने। जब मुझे उन्होंने ये कहा तो मुझे ये लगा कि भाई अगर वो लोग हमारा नाम बदलने को तैयार नहीं है तो हम परिदृश्य को तो बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे साहित्य को, हमारे साथियों के साहित्य को बहुत सारे आलोचकों ने बिना पढ़े दोयम दर्जे का घोषित कर दिया था। एक तो हमारी समस्या ये थी शुरुआती कि हमें पब्लिशर नहीं मिलते थे, इंटरनेट अभी आया नहीं था। तो क्या होता था कि हम लोग हाथ से लिख के और पोस्ट करते थे कहानी अपनी। और सामने वाला जो पब्लिशर है, जो जो संपादक है किसी मैगजीन का, वो हमें कभी नहीं बताते थे कि कितना हमारी कहानी पहुंची या नहीं पहुंची। आप यकीन मानिए, लंदन से दिल्ली के टेलीफोन का 1 मिनट का 1.25 पाउंड लगता था। 1.25 पाउंड में हम 1 मिनट बात कर सकते थे। तो जाहिर है इतने पैसे संपादक क्यों खर्चेगा बताने में। ईमेल शुरू नहीं हुई थी। तो ना तो हमें पता चलता था कि हमारी कहानी छपी, एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, उसका क्या हुआ। और ना ही बाद में हमें आसानी से प्रकाशक मिलते थे। मगर यूनिकोड आने के बाद से और जब ईमेल से हैवी अटैचमेंट्स जानी शुरू हुई तो हम लोगों के लिए एक नई राह खुली
कि हम अपनी रचनाएँ आसानी से भेज पा रहे थे। उन्हें संपादक पढ़ता था, फिर जवाब दे देता था और कम से कम पत्रिकाओं में छपना शुरू हुआ और फिर हमें प्रकाशक ढूँढने पड़े। अब प्रकाशन के अंदर ये था कि सबके मन में ये आता था कि यार ये लोग तो पाउंड में कमाते हैं, डॉलर में कमाते हैं, तो इसका कुछ तो फ़ायदा हमें भी होना चाहिए ना। तो उन्होंने प्रकाशकों ने कुछ रेट्स फिक्स किए कि हाँ जी, आप कहानी संग्रह छपवाएँगे तो इतने और अगर आप कविता संग्रह छपवाएँगे तो इतने, कविता संग्रह तो बिकता नहीं है। इस तरह की कुछ बातें सुनने को मिली। अब सारे लोग इतने किस्मत वाले नहीं थे कि जिन्हें रॉयल्टी भी मिले, ठीक से कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट भी मिले, सारे प्रकाशक ऐसा नहीं करते थे। तो बहुत से लोगों ने अपनी जेब से पैसे भी देने शुरू किए। अपनी किताब छपवाने का सुख अलग होता है। बल्कि मित्र प्रेम जन्मेजय ने एक बार मज़ाक-मज़ाक में मुझे कहा कि यार तुम प्रवासी लोगों ने हमारे रेट भी खराब करवा दिए। आजकल प्रकाशक हम लोगों से भी पैसे माँगने लगा है, हमारे इंडियन राइटर्स से भी। तो इन सारी मुश्किलों को झेलते हुए प्रवासी साहित्यकार जो हैं, वो आज जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ उनके साहित्य को समझने के गंभीर प्रयास हो रहे हैं। भारत में अजय नवरिया, विजय शर्मा, साधना अग्रवाल और बहुत से मित्र हैं जो बाकायदा और इधर फिरोज तो बाकायदा लगे हुए हैं, तो प्रवासी साहित्य को बहुत अच्छी तरह प्रमोट कर रहे हैं वांग्मय पत्रिका के माध्यम से। इन्होंने जो हमारी अ, अ, महिला कथाकार हैं, महिला साहित्यकार हैं, इन पर तो कई विशेषांक निकाले हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि हमारी जो अ, प्रवासी साहित्यकार हैं, उन्हें बाकायदा अब भारत के विश्वविद्यालयों में ये शुरुआत हुई थी मेरठ से, जब नवीन लोहानी ने पहला पेपर बनाया था प्रवासी साहित्य का। उसके बाद अब तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, वहाँ साउथ में, चेन्नई में और जोधपुर में, हर जगह पे हमारे साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ाई जा रही हैं। हमारे साहित्यकारों पे अब पीएचडीज हो रही हैं, एमफिल्स हो रही हैं। तो हमें देख के अच्छा लगता है कि ये वर्तमान स्थिति जो प्रवासी साहित्यकारों की है, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छा लेखन हो रहा है, अच्छी किताबें छप रही हैं और उनके संकलन अलग अलग लेखकों के मिला के भी छप रहे हैं। इससे एक अच्छी यात्रा दिखाई दे रही है, जो पहले धक्के खा खा के चल रही थी, वो अब बाकायदा तरीके से एक स्मूथ जर्नी उसकी शुरू हुई है, जिसमें हम सब काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अ, एक बात यहाँ थोड़ी सी परेशानी वाली भी है कि हमारे जो अधिकांश वर्तमान प्रवासी लेखक हैं, वो अब उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच रहे हैं कि जैसे उषा वर्मा, उषा राजे सक्सेना, महेंद्र दवेसर, जकिया जुबेरी, शैल अग्रवाल, दिव्या माथुर, जय वर्मा, अरुण सब्रवाल, कृष्ण कुमार, सुदर्शन प्रियदर्शनी, रेखा मैत्र, उमेश अग्निहोत्री, भारतेंदु विमल, ये सब अब 70-75 पार कर गए। ये वो उम्र होती है जब आमतौर पे लेखक या कोई भी कलाकार रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देता है और नई चीजें ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी रचनाकार तब तक सक्रिय रहता है जब वो जीवन से कुछ ना कुछ नया खोजना कंटिन्यू ना करे। जब तक वो खोजता रहेगा, जब तक उसे जीवन से लगाव होगा, जीवन में नई चीजें आएंगी, जब तक उसे ये सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मैंने अच्छा लिख दिया है, जिस दिन लेखक को ये लगा कि मैंने तो बहुत अच्छा लिख दिया, वो फिर उसका अंतिम दिन हो जाता है।
हमेशा ये सोच रहती है, द बेस्ट इज येट टू कम। ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन है, द बेस्ट इज येट टू कम, ये हर लेखक की सोच की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये भी है, अगर आप देखें तो भारत में डॉक्टर धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, जितने भी हमारे लेखक हुए हैं, इन्होंने अपना बेस्ट जो था वो 45-50 से पहले लिख दिया था। बहुत रेयर लेखक ऐसे हैं जो जॉन मिल्टन की तरह बुढ़ापे में जाके अच्छा लेखन करते हैं। बहुत, जैसे हमारे यहाँ दो ऐसे लोग हैं, एक महेंद्र दवेसर और एक जकिया जी, जिन्होंने 65 के बाद हिंदी में लिखना शुरू किया। तो ये बहुत रेयर चीज है। अदरवाइज जैसे जैसे उम्र 70-75 होती है, तो उसके बाद इंसान थोड़ा ठहर जाता है, ठहराव में आ जाता है। ये यहाँ सोचना है कि यहाँ जो भारत से रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, जो नए प्रवासी भारत से अमेरिका आ रहे हैं, भारत से कनाडा आ रहे हैं, भारत से इंग्लैंड, यूरोप आ रहे हैं, वही तो कल के प्रवासी लेखक बनेंगे, वही तो प्रवासी कथाकार बनेंगे, वही तो हम लोगों से कलम लेके हमारी कलम को आगे चलाएंगे। मगर वो बच्चे अगर भारत में हिंदी नहीं पढ़ रहे, तो सोचिए, अगर वो भारत में हिंदी पढ़ नहीं रहे, तो यहाँ हिंदी लिखेंगे कैसे? हमारा जो पूरा लेखन है, वो भारत से आने वाले प्रवासियों पर निर्भर है। हम लिख के अब चले जाएंगे, और कितने साल लिखेंगे? जो 75 के हो चुके हैं वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल लिखेंगे, जो 65 के हो चुके हैं वो 10 साल लिखेंगे। उसके बाद हमें नए कंधे, नए हाथ, नई कलम चाहिए। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भारत में हिंदी अखबारों, हिंदी साहित्य से जोड़िए, ताकि जब वो बच्चे कल को प्रवासी बनकर इन देशों में आए, तो हमें ये विश्वास हो कि हम जहां प्रवासी साहित्य को छोड़ रहे हैं, हम भी कल को तस्वीर बन के दीवार पे लटकने वाले हैं। तो वो जब आके टेक ओवर करे हमसे, तो वो तैयार हो इसके लिए। और वो तैयारी वहां से होती है जहां से वो आते हैं। यहाँ आके वो नए अनुभवों को शब्द तो दे सकते हैं, मगर शब्द सीख नहीं सकते, क्योंकि आज तक कोई ऐसा हिंदी का लेखक सही मायने में अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह में नहीं हुआ, जिसका जन्म इन देशों में हुआ हो। और अगर हुआ हो और वो लिखे भी, तो वो प्रवासी तो नहीं कहलाएगा। वो वैश्विक हिंदी कथाकार या वैश्विक हिंदी साहित्यकार या भारतेतर साहित्यकार तो कहला सकता है, लेकिन वो प्रवासी साहित्यकार नहीं कहलाएगा। प्रवासी साहित्यकार वही होंगे जो लगातार निरंतर प्रवासन की प्रक्रिया में एक देश से दूसरे देश में आते जाएंगे, और यहाँ आके वो अपना लेखन जारी रखेंगे या शुरू करेंगे या जो भी करेंगे। लेकिन वो हमें वहां भी पढ़ें और यहाँ भी पढ़ें, उसके बाद अपना जो उनका लेखन है, वो इस परंपरा को आगे जारी रखेगा। हम लोगों के साथ देखिए, हम प्रेमचंद से एक मामले में बहुत ज्यादा बेहतर हैं। प्रेमचंद के पास प्रेमचंद की परंपरा नहीं थी, हमारे पास प्रेमचंद की परंपरा है। प्रेमचंद अपनी मॉरलिस्टिक कहानियों से शुरू करके, जिसमें वो हमेशा एक मॉरल दिखाते थे, चाहे वो पंच परमेश्वर हो, ईदगाह हो, या कोई भी कहानी हो, उसमें उनके यहाँ मॉरल्स रहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी अंतिम कहानी कफन लिखी, तो उन्होंने कहानी की एक पूरी जर्नी पूरी कर दी। उन्होंने हमें कफन दे दी कि अब आज के बाद जो भी लेखक आएगा, वो कफन से आगे की कहानी लिखेगा। तो अब जब वहां से
प्रवासी आए और यहाँ लेखक बने, तो उनके पास भी एक परंपरा है। भारत में मोहन राणा, सत्येंद्र श्रीवास्तव, पद्मेश गुप्त, प्राण शर्मा, इन सब लोगों ने लिखा है। उस कविता को आगे बढ़ाना है। कथाकारों ने कहानियां लिखी हैं, उसको आगे बढ़ाना है। उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे हैं। नीना पॉल, जिनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने 3 उपन्यास लिखे। इसी तरह से बहुत सारे हमारे कथाकार हैं जो लगातार निरंतर अच्छा लेखन कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी आएगी उनके लिए जरूरी होगा कि इनके साहित्य को पढ़ के यहाँ का कफन कहानी कौन सी है जिससे आगे उनको लिखना है। यहाँ अगर उनको कब्र का मुनाफा मिल चुकी है तो वो कब्र का मुनाफा से आगे की कहानी लिखें। उनको ये देख लेना है कि ये हमारे पहले वाले लेखक आके लिख गए। साहिर कहता है कि तुमसे पहले और आए थे, वो चले गए, आज तुम हो, कल कोई और आएगा। लेकिन मेरी चिंता यही है कि जो कल आएगा, आपसे गुजारिश है आप सबसे कि आप उन्हें तैयार करके भेजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये कहा जाए कि जो तथाकथित प्रवासी लेखन है, मैं प्रवासी लेखन के साथ इस तथाकथित शब्द को ना तो जीते जी सुनना चाहूंगा, ना मेरी आत्मा मेरे मरने के बाद कभी सुनना चाहेगी कि हमारे साहित्य को तथाकथित कहा जाए। और ये तथाकथित तभी नहीं कहा जाएगा जब ये लेखन जारी रहेगा। हमारी अगली पीढ़ियां हमारे साहित्य को पकड़कर आगे चलेंगी और ठीक वो ठीक उसी तरह, देखिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कथा यूके के माध्यम से ब्रिटेन में कथा गोष्ठियां की। लोगों के घरों में हॉल किराए पे लेके वहां 2 लोग अपनी कहानी सुनाते थे, हम उन कहानियों पे चर्चा करते थे। फिर जब कभी कोई लेखक अमेरिका से आया, जैसे सुषम बेदी आई या अनीता कपूर आई या भारत से कोई लेखक आया, हम उनके साथ भी गोष्ठी करते थे। जब अशोक वाजपेयी आए तो हमने उनकी कविताओं का भी एक सेशन रखा। तो उससे क्या होता था कि हमारे जो लेखक थे उन्हें पता चलता था कि उनकी कहानियां किस स्तर तक पहुंच रही हैं, क्योंकि उसी वक्त तत्काल उन पर रिएक्शंस मिलते थे। कथा यूके के माध्यम से हमने कार्यशालाएं की और मैं बड़े गर्व से ये कहता हूं कि एक कार्यशाला जो मुझे करने का मौका मिला उसमें ममता कालिया जी और रविंद्र कालिया भी आए थे। हमारी उस कार्यशाला में से जय वर्मा और अरुण सब्रवाल नाम की 2 लेखिकाएं आईं जिन्होंने उस कार्यशाला से पहले कभी कोई कहानी नहीं लिखी थी, कभी कविताएं नहीं लिखी थी। आज अरुण सब्रवाल के 4 कहानी संग्रह छप चुके हैं। उसी उसी कार्यशाला से शुरुआत हुई उनकी। जय वर्मा का अपना कहानी संग्रह छप चुका है। इन लोगों की रचनाएं भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में सिलेबस का हिस्सा बन चुकी हैं। तो हमें सोचना और समझना ये है कि जो हो चुका है उस पर खुश होना, गर्व करना तो ठीक है, मगर हमें इसे आगे लेकर जाना है। और उसके लिए हमें ऐसे कुछ काम करने होंगे लगातार निरंतर कि जिससे लोग आपस में मिलते रहें। जो युवा आए हैं, जैसे आज ब्रिटेन में एक जो हमारी नई पीढ़ी है उनमें कवि ज्यादा है, अभी कहानीकार कम है। जैसे अ, अ, आशीष मिश्रा है, आशुतोष कुमार है, तिथि दानी है, शिखा वार्ष्णेय है, इंदु बैरट है और और कई कवि आ रहे हैं। कुछ 1-2 बर्मिंघम में है। तो उनको देख के अच्छा लग रहा है। और तिथि दानी राजेंद्र दानी की बेटी हैं, तो उसको तो अपनी विरासत में साहित्य मिला ही है। अ, ये पीढ़ी आज हमारे साथ
उठती बैठती है। ये पीढ़ी हमसे बाकायदा सीखने की कोशिश करती है और हमारा ये प्रयास रहता है कि इस पीढ़ी को हम ये बता सकें कि हम ये काम कर गए हैं, सुनो, बैठो, बातें करो। और अपनी कविताएँ वो हमसे डिस्कस करते हैं। हम ऐसे सेशन रखते हैं। इसमें भारतीय उच्चायोग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय उच्चायोग यहाँ के साहित्यकारों को और जो हिंदी के सिपाही हैं, जो हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, तो एक लेखक को, एक अध्यापक को, एक संस्था को और एक पत्रकार को, 4 लोगों को भारतीय उच्चायोग 4 सम्मान देता है। ये सम्मान शुरू किए थे अनिल जोशी ने, जब वो यहाँ पे हिंदी अधिकारी थे। फिर राकेश दुबे ने उसको आगे बढ़ाया, आनंद कुमार आए, विनोद कुमार आए और अब आजकल तरुण कुमार हैं जो बाकायदा इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हम युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए हम बल्कि लक्ष्मण सिंह भी जो हमारे उच्चायुक्त थे उनके नाम से कोशिश कर रहे हैं कि किसी लेखक को अपनी पहली पांडुलिपि प्रकाशित कराने में मदद करें कि उसकी किताब छपे। तो ये सारे काम प्रवासी साहित्य को ब्रिटेन में एस्टैब्लिश करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और कनाडा में हिंदी राइटर्स गिल्ड है और अमेरिका में ढींगरा फाउंडेशन है। ये बड़े काम कर रहे हैं, इसलिए कि इन देशों में अमेरिका बहुत बड़ा देश है, कनाडा बहुत बड़ा देश है, इंग्लैंड उसके मुकाबले बहुत छोटा देश है। तो यहाँ हमारे लिए उनके मुकाबले काम करना थोड़ा आसान है, मगर वहाँ उनको इतना ज़्यादा, अब जैसे टोरंटो में काम हो रहा है तो मॉन्ट्रियल वालों को कुछ नहीं पता। न्यूयॉर्क में काम हो रहा है तो वॉशिंगटन वाले उससे अनभिज्ञ हैं। तो ये बहुत कठिन काम है कि कैसे सबको जोड़ा जाए, कैसे मिल के काम किया जाए। इसमें मीडिया का भी बड़ा अच्छा रोल है। हमारे यहाँ तो एक एमएटीवी है, जिसमें हम बाकायदा एक प्रोग्राम किया करते थे, साथी के संग, जिसमें बुलाया करते थे हम साहित्यकारों को, उनसे बातचीत करते थे। ये हम यहाँ भी करेंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अ, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले प्रवासी लेखकों को इन सारी चीज़ों से जोड़ते चलें, उनके साहित्य को आगे बढ़ाएँ, ताकि हमारी विरासत आगे बढ़े। मैंने कहा, जो मैं ही मैं हूँ, तो क्या मैं हूँ? जब आप सब जितने मेरे प्रवासी साहित्यकार हैं, जब वो सब मेरे साथ खड़े होते हैं, तब मुझे लगता है कि हाँ, हम एक बिरादरी हैं और जब हम एक बिरादरी हैं, तो हमारी सुनवाई है और जब हमारी सुनवाई है, तो हमारी आगे की पीढ़ी को परंपरा मिलने का पूरा-पूरा स्कोप है। हमें कोशिश ये करनी है कि ना तो थकें, क्योंकि एक बहुत अजीब-सी बात क्या है, भारत के लेखकों से कोई नहीं पूछता, आप हिंदी के लिए क्या कर रहे हैं? वो केवल लिखते हैं। मगर जब हम भारत जाते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि आप अमेरिका में रहते हैं, आप ब्रिटेन में रहते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, आप हिंदी के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमारी दोहरी ज़िम्मेदारी हो जाती है। एक तरफ हम हिंदी का लेखन करें, दूसरी तरफ हम अपने सारे साथियों को भारत में प्रोजेक्ट करें, तीसरी तरफ हिंदी के कुछ ऐसे काम करें जिनसे कि भारत वालों को भी पता चले कि हम हिंदी को विदेश में एस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर रहे हैं। आज प्रवासी साहित्य इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि ब्रिटेन की महारानी ने प्रवासी साहित्य को सम्मानित करके अपने बकिंगम पैलेस में ये साबित कर दिया है कि जो साहित्य भारत के बाहर लिखा जा रहा है, वो उच्च कोटि का साहित्य है। उसे ब्रिटेन की महारानी देख रही है, उसकी नजर है उस पे। वो आलोक श्रीवास्तव का जो शेर है कि मसरूफ वो जरूर है पर बेखबर नहीं। तो जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ पहुंच रहा है लोगों तक, उस उसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है, अनुवाद भी हो रहा है,
तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने आप में एक विश्वास पैदा करें कि हम जो लिख रहे हैं, वो किसी अ, आलोचना का मोहताज नहीं। हमारे साहित्य को अंडरलाइन करना, रेखांकित करना ज़रूरी है। मगर अगर किसी आलोचक को हमारा लेखन समझ ना आए, क्योंकि उसने प्रवासी जीवन देखा नहीं है। देखिए, अपनी एक कहानी से एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा कि मेरी एक कहानी में एक आम इंडियन सिख जाके पुलिस थाने में इंस्पेक्टर को डाँट देता है। जब वो कहानी एक मित्र ने पढ़ी जाके भारत में, तो उसने कहा, "यार, ये तुम क्या दिखा रहे हो? यहाँ हरियाणा में किसी को डाँट के देखो, खाट खड़ी कर देगा।" मैंने कहा, "भाई, यही तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में ये संभव है कि एक आम आदमी पुलिस स्टेशन में जाके इंस्पेक्टर से ऐसे बात कर सके, क्योंकि आपके यहाँ ये नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कहीं नहीं होता।" और मित्रों, यही बात मैं आज के कोरोना वायरस के समय के बारे में कहना चाहूँगा कि देखिए, कोरोना एक वैश्विक समस्या है। अगर आप केवल जालंधर के बारे में कोरोना पर एक कहानी लिखते हैं, जल्दबाजी में या कविता लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जालंधर के बाहर दिल्ली में स्थितियाँ कुछ और हैं, बॉम्बे में स्थितियाँ कुछ और हैं, लंदन में कुछ और हैं और अमेरिका में कुछ और हैं। तो ये हमें याद रखना होगा कि जो स्थितियाँ हैं, वो कोरोना संबंधित हैं। आज दुनिया बहुत छोटी है। कोरोना से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल हमें देता है। सिर्फ एक गुज़ारिश है प्रवासी साहित्यकारों से भी और भारत के साहित्यकारों से भी, कोरोना पर जल्दबाजी में सतही साहित्य न रचें। पहले कोरोना को समझें, उससे पैदा हुए हालात को समझें, अपने देश में हो रही समस्याओं को देखें, समझें। उसके बाद जब आप पूरी तरह से उसे आत्मसात कर लें, फिर कोई ऐसी कहानी लिखिए जो इस काल का इतिहास बन जाए। जब कभी हम कोरोना काल की बात करें, तो हम ये कह सकें कि सो एंड सो की जो कहानी है, सो एंड सो की जो कविता है, वो इस काल का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। और इसके लिए एक चीज से बचना है और वो है जल्दबाजी। सारी स्थितियों को समझ के, उन्हें पकड़ के, उन पर जुगाली करके, सोच के फिर आप साहित्य रचिएगा और आप देखेंगे कि फिर जो रचना आएगी। काला सागर कहानी जब मैंने लिखी थी, तो वो एयर क्रैश के 2 साल बाद जब मैंने सारी स्थितियों को समझ लिया, उसके बाद एयर क्रैश को कैसे लोग एनकैश कर सकते हैं, हाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू कैश ऑन द क्रैश, ये तब मैंने सोचा जब 2 साल बीत गए और मैंने सारी चीजों को समझा। आप भी यही करिएगा कि इन स्थितियों को अपने भीतर ले जाते जाइए। जब ये सारी स्थितियां वाइन बन के मैच्योर हो जाए आपके भीतर, तब एक ऐसी रचना लेके बाहर आइएगा कि लोग देखें और कहें कि हाँ, सच में कोई ऐसी चीज मिली जिसे पढ़ के लगा कि हाँ। देखिए, रचनाएं खराब कोई नहीं लिखता, रचनाएं अच्छी होती हैं, क्योंकि मैंने लिखा है, मेहनत की है, अच्छी है। अच्छी के बाद कुछ रचनाएं उल्लेखनीय हो जाती हैं, कुछ महत्वपूर्ण हो जाती हैं और कुछ कालजयी हो जाती हैं। तो अगर हमारा एम कालजयी रचना लिखने का होगा, तो कम से कम
महत्वपूर्ण रचना ज़रूर लिख लेंगे। मित्रों, 55 मिनट हो गए मुझे आपसे बात करते हुए। मैंने 45 मिनट सोचा था, तो मैं एक बार फिर से आप फ़िरोज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अपने प्रिय पाठकों, दोस्तों से मिलने का मौका मिला। मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया कि कितने मित्रों ने क्या कमेंट्स किए। अब जब मैं इसको बंद कर दूँगा तो उसके बाद आराम से कमेंट्स पढ़ूँगा और खुशी होगी पढ़ के कि किन-किन मित्रों ने इसको देखा, किन-किन मित्रों ने बातें की और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ आज आपसे कहा है, उससे कम से कम शोधार्थियों को, पाठकों को ज़रूर कुछ मिला होगा और मैं अब आपसे विदा लूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया।